नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सिद्धगोड़ा के बाबूडी लाल भट्टा बस्ती में स्वर्णरेखा नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए। 3 बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 बच्चे अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए गोताखोर की टीम की मदद ली जा रही है। बताया जा रहा 5 बच्चे स्कूल गए थे, जहां से लौटने के दौरान वे नदी में नहाने लगे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए। फिलहाल लापता 2 बच्चों की तलाश जारी है। भी सूचना है कि नदी में वो डूबे हुए हैं और 3 बच्चे बाहर निकल गए हैं, जिसमें 5 बच्चे टोटल थे, जिसमें 2 बच्चे ऊपर बैठे हुए थे, 3 बच्चे नहाने के लिए गए थे, उसी में 1 बच्चे बाहर निकले हैं, 2 बच्चे। इधर धनबाद के जज उत्तम आनंद के संदिग्ध मौत मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए जांच एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, साथ ही इसमें हत्या की धारा का कोई प्रमाण भी नजर नहीं आ रहा है। अपनी मौखिक टिप्पणी में कोर्ट ने रिपोर्ट के मोटिव को भी गलत करार दिया और इसे स्टीरियोटाइप बताया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई सरकारी बाबुओं की तरह काम कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई निदेशक को भी उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। चार्जशीट फाइल की है। उस चार्जशीट में 2 आदमी को अभियुक्त बनाया गया है। तो वो उनका जो चार्जशीट का था, उसका उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय को उससे अवगत कराया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आपको इस सब थोड़ा सा कोर्ट को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, हाँ, कि आप क्या करने जा रहे हैं। और ये हमको लगता है कि ये जो चार्जशीट फाइल हुआ है सीबीआई के द्वारा, इसमें जो इंटेंशन है कि क्यों धक्का मारा गया, वो इंटेंशन नहीं आया है। हमको लगता है माननीय उच्च न्यायालय भी इस चीज़ का संज्ञान लेगी, चूँकि ये आज का डेट डेफर हो गया है और ये अगला वीक में रहेगा। सरायकेला पुलिस लाइन में पदस्थापित सिपाही आर्मर दलीप सिंह को गोली लग गई। गोली सिपाही के सीने में लगी है। साथ ही पुलिस कर्मियों के सहयोग से जवान को पहले सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टाटा मुख्य अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया, जहां जवान का इलाज जारी है। और बताया जा रहा है कि ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपनी बंदूक की सफाई कर रहा था। हवलदार है, आर्मरर है, उसको एक्सीडेंटल फायर हो गया है। राइफल का साफ सफाई करते वक्त एक गोली इसको लगी है जो आर पार हो गई है और इसका स्थिति अभी ठीक है। अभी होशोहवास में है, उसकी स्थिति ठीक है। दीप कुमार सिंह है, नालंदा बिहार का रहने वाला है। लोहरदगा में कुडू के दुबांग गांव में पावर ग्रिड में चोरी की घटना सामने आई है। गार्ड को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 8 से 10 की संख्या में पिकअप वैन से आए लोगों ने गार्ड को बंधक बनाकर पिस्टल की नोक पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। कंपनी के जूनियर इंजीनियर ने बताया कि 33 केवी के 15 कॉपर आइसोलेटेड पाइट और 11 केवी के आइसोलेटेड पाइट के साथ पीटीआई की चोरी हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें से हमारा पीटीआर फुली डैमेज हुआ है और ये आइसोलेटर का कुछ कपर बार भी गया है। बस वही है, हम लोग को अभी मतलब चार्जिंग कंडीशन में था, लेकिन 1 साल हो गया है, अभी चार्ज नहीं हो पा रहा था, तो बोर्ड वाला भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्हीं की वजह से अभी भी हम लोग का कुछ हादसा हो गया। खबर धनबाद से है, जहां अमरूद तोड़ने के दौरान एक बच्चे बाउंड्री वॉल में गिर गए और जिससे 3 सरिया शरीर के आर पार हो गया। गंभीर हालत में बच्चे को SNMMCH में एडमिट कराया गया। घटना गोविंदपुर के आसन बनी पंचायत की है। बताया जा रहा है कि 12 साल का विकास हेम्ब्रम अमरूद तोड़ने के दौरान निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल में गिर गया, जिस जगह पर वो गया वो कंक्रीट पिलर था, जहां लोहे की छड़ निकली हुई थी। ऐसे में 3 छड़ें उसके शरीर की आर पार हो गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल छड़ों को काटकर बच्चे को SNMMCH में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों की टीम बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटी है। उस दुर्घटना में उसके छाती और पेट में घुसा हुआ है, उसके हाथ में घुसा हुआ है और वो सरिया उसके जांघ में घुसा हुआ है।
वो सरिया काट करके उस बच्चे को वहाँ से निकाला गया। सरिया उस जहाँ भी डैमेज किया है, सरिया अपने जगह पर है, उसके सभी आंतरिक अंगों को डैमेज किए हुए हैं। ये बहुत ही कठिन मरीज है। झारखंड में विधवा पेंशन योजना को लेकर विभाग के पास भी ठोस तर्क नहीं है। राज्य की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग मंत्री जोबा मांझी के अनुसार सरकार का लक्ष्य हर एक विधवा को पेंशन का लाभ देना है। कई बार आवेदक द्वारा पेंशन के लिए जरूरी आहारता उपलब्ध नहीं कराए जाने की वजह से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए जरूरी है कि सही तरीके से पेंशन के लिए आवेदन करना। कोरोना संक्रमण काल में अपने पति को खोने वाली महिलाओं का सर्वे इस वक्त चल रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आकलन का दौर भी जारी है। सरकार की कोशिश ऐसी विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। बहुत जल्द इसकी घोषणा भी की जाएगी। कितने लोग कोविड काल में अपना पति को खोया है, कौन माता पिता को खोया, वैसा बच्चा का भी समीक्षा चल। कितना पैसा तक हुआ कुछ लोगों की तैयारी? नहीं, तैयारी तो देखिए, पैसा तो भारत सरकार का भी है, राज्य सरकार दोनों मिल करके हम लोग करते हैं। और इसी तरह से आने वाला समय में उसका संख्या कितना होता है उसी हिसाब से फिर बजट में प्रावधान करना पड़ेगा। झारखंड में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव का दावा करती है। दावा किया जाता है कि गांवों की तस्वीर बदल रही है, लेकिन आज हम आपको ऐसे गांव की तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप कहेंगे कि यहां तो विकास छोड़िए, दावे भी नहीं पहुंचे हैं। गुमला के डुमरी प्रखंड के मझगांव पंचायत का लुचुत पाठ गांव, जहां सरकारी दावे ना तो सड़क से पहुंच पाते हैं, ना ही बिजली के तारों के जरिए। सड़क बिजली तो छोड़िए, यहां ना तो पीने के लिए पानी है, ना इलाज के लिए सरकारी अस्पताल और ना ही शिक्षा के लिए स्कूल। ढिबरी जलाकर यहां के लोग सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को ढूंढते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। हाँ, नेताओं को वोट जरूर मिलता है। हमार जगह अच्छी अस्पताल कर भी साधन निके और बीमार भी हुई गए तो गिड़ुआ में ढोई के ले गए। यहाँ लुचुत पाठ में इतना ज़्यादा समस्या है कि जितना भी नेता लोग आते हैं उसको लोग देख के चले जाते हैं, और बस मात्र सिर्फ चुनाव जब पहुँचता है तो वो लोग वोट मांगने आते हैं, और जीतने के बाद कोई विधायक या तो कोई सांसद यहाँ आते नहीं हैं। करीब 1500 की आबादी यहाँ हर बुनियादी जरूरत के लिए तरस रही है। पीने का गंदा पानी के लिए 3 किलोमीटर, इलाज के लिए मरीज को खाट पर या गेड़ुआ के सहारे लगभग 20 किलोमीटर और सरकारी राशन के लिए करीब 15 से 20 किलोमीटर पैदल दूरी तय करना पड़ता है। लेकिन दावों का दौर अब भी जारी है। हर गांव में जल का सुविधा दिया जाएगा। बिजली तो अभी चल ही रहा है रूरल वाला, और जहाँ जहाँ है सब जगह डॉक्टर बिजली की सुविधा भी दी जा रही है। तो आपने एक और दावा सुना, लेकिन काम दावों से नहीं चलेगा, बल्कि सीएम साहब को इधर नजर दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई गांव सीएम साहब के नजरे करम का इंतजार कर रहे हैं। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, गुमला। गोड्डा के ठाकुरगंगटी ब्लॉक ऑफिस में गंदगी का आलम है। यहां ब्लॉक ऑफिस के छत से पानी टपकता रहता है, वहीं ऑफिस में भी कचरा फैला रहता है। देखने से लगता है कि यहां पहली मंजिल पर कचरा जमा किया जाता है। वहीं छत से टपकते पानी से फर्श पर जमा कागज गीला हो गया है, और इधर बिल्डिंग के हर कोने में पान और गुटखा के पीक से दीवार रंगे दिखते हैं। ब्लॉक ऑफिस में जमा गंदगी का जब न्यूज़ 18 संवाददाता ने बीडीओ से बात की तो उन्हें सफाई के प्रक्रिया के जारी होने की बात कही। ब्लॉक ऑफिस में फैली गंदगी का जायजा लिया गोड्डा संवाददाता गौरव झा ने। पुराना बिल्डिंग है, हम लोग लिखे हुए हैं विभाग को मरम्मती के लिए। जिस तरीके से कचरे का अंबार प्रखंड कार्यालय में लगा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कचरे का अंबार अब है कहाँ, जो भी है सबको साफ करवाया जा रहा है। जो पुराने कागजात हैं वो ऊपर गीले पड़े हुए हैं, वो सब साफ होगा, क्योंकि ये लंबे समय से शायद वहाँ पड़ा हुआ है सर, इसी वजह से आज हमें आना पड़ेगा।
सब साफ हो। जिस प्रखंड कार्यालय के ऊपर पूरे क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी होती है, उस प्रखंड कार्यालय की स्थिति क्या है वो हम आज आपको दिखाने आए हैं। दरअसल आज हम गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड क्षेत्र में हैं और वहाँ का ये कार्यालय है। प्रखंड कार्यालय की स्थिति कुछ ऐसी है कि बरसात होने के बाद पानी का जो टिप टिप है उसकी वजह से यहाँ पानी जल जमाव हो जाता है और ये गंदगी का भरमार जो है प्रखंड कार्यालय के पहले तल्ले पर जैसे ही आप चढ़ेंगे तो ये तस्वीरें आपको दिख जाएगी जहाँ कागजों का अंबार और वह पानी की वजह से गीले पड़ रहे हैं। आप नीचे दिखाएंगे कि किस तरीके से पानी का जो जमाव है वो यहाँ हुआ है और ये जो फिसलन की स्थिति है ये किसी को भी यहाँ गिरा सकती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब हमने यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की है तो उन्होंने कहा है कि सफाई हो रही है, लेकिन ये कैसी सफाई है, ये तस्वीर कैसी है, ये एक सवाल खड़ा करता है कि जिसके कंधे पर की ये जिम्मेदारी है कि प्रखंड का विकास हो उसके कार्यालय की ये स्थिति है। इसके नीचे की वो तस्वीर है जहाँ से कि प्रतिबंधित जो पान गुटके जो थूके गए हैं उसकी वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि प्रखंड विकास कार्यालय के अंदर जिसके कंधे पर ये जिम्मेदारी कि पूरे प्रखंड का विकास हो उनके कार्यालय की स्थिति क्या है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देना चाहते हैं। उस गुटका के अलावे हम झाड़ू लगाकर कचरे को कहाँ रखेंगे तो प्रखंड कार्यालय के बीचों बीच रखेंगे। ये वो तस्वीर है जहाँ की प्रखंड कार्यालय के बीचों बीच ये कचरे का अंबार एक और जगह लगाया गया है और ये मुख्य रास्ता है। आप देखेंगे कि उस साइड JSLPS का कार्यालय है, तमाम वो कार्यालय हैं, तमाम वो ऑफिस हैं जहाँ अधिकारी बैठते हैं और उनके कार्यालय की ये तस्वीर है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। गिरिडीह में गामा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप जारी है। पिछले 4-5 दिनों से डायरिया के मरीज गामा CHC में भर्ती हो रहे हैं। बीमार लोगों ने बताया कि 2 दिन से पेट में दर्द, उल्टी और शौच की शिकायत हो रही है, जिससे उनकी हालत खराब है। डॉक्टर ने संक्रमित भोजन खाने से सभी की तबीयत खराब होने की आशंका जताई है। साथ ही लगातार हो रही बारिश से बदल रहे मौसम में सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। हम गाँव वासियों से खासकर निवेदन यही करेंगे कि वो साफ़ सफाई पे पूरी तरह से ध्यान दें और बासी जो खाना पदार्थ होता है उससे हम बचें और पानी ज़्यादा मात्रा में लें और हो सके तो ORS या इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी में मिक्स करके यूज करें ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, पानी की कमी उत्पन्न ना हो। ये सब करने से हम डायरिया या लूज मोशन से बचे रहेंगे और साथ में साफ़ सफाई का पूरी तरह से ध्यान दें, हैंड वॉश करें बाहर से आएँ या फिर घर में जो भी हैं जो भी इस तरह के मरीज हैं उनसे अच्छे लोग जो हैं वो उनके संपर्क में कम रहें। इधर जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रसव के लिए पहुंची महिलाओं और उनके परिजनों ने से अवैध वसूली की जाती है। आरोप है कि प्रसव के लिए भर्ती महिला से सीजर के नाम पर सहिया ने 5,000 रुपए की मांग की, जिसके एवज में उसके पति ने तत्काल 2,000 रुपए भी दे दिए। बाकी रकम गुरुवार को दी जानी थी। इसे लेकर उसके पति ने दूसरे मरीज के परिजन से 2,500 रुपए जब मांगे तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसकी जानकारी जब अस्पताल उपाधीक्षक को दी गई तब उन्होंने पूरे मामले की जांच की और पैसे के लिए जाने की पुष्टि के बाद सहिया से रकम वापस कराई जा रही है। करना पड़ेगा हम शेर हो गया हम लोग का, लेकिन उसे पैसा मांग रहा है। 5,000 बोला था, 5,000 में पैसा नहीं था, 2,000 हम दिए थे। और भी आया था और देना पड़ेगा 25,000। हम भैया को बोला कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आप 25,000 दीजिए धार। ये बोला कौन सी के लिए ना पैसा मांग रहा है, बोला कौन सहिया, उसको हम बोला। मैंने सहिया को कहा है कि पैसा तुरंत वापस कीजिए और बाकी भी जो अगर स्टाफ है या किसी लेवल पे कोई मिली भगत है तो हम उसकी जांच कराएंगे, कर रहे हैं पर्सनली भी, और आगे से ऐसा ना हो इसका पक्का इंतजाम करने का पूरा व्यवस्था हम करते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पे हो रहा है उसमें हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह काम हो, लेकिन ये जो पता नहीं पहले से या कब से ये जो गंदगी घुसी हुई है इसको साफ करने में हमको लगता है बहुत मेहनत करना पड़ेगा। झारखंड के किसान आजकल पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अलग कर रहे हैं और आमदनी के साथ खुद के लिए बेहतर संभावनाएं तलाश रहे हैं। वहीं कुछ किसानों की कोशिश दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। पलामू प्रमंडल के किसान सेहत के गुणों से भरपूर फसलों की खेती पर जोर दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं काला धान की खेती की,
जिसकी खेती आजकल पूरे पलामू प्रमंडल में चर्चा का विषय बना हुआ है। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर प्रखंड के पाल्हे कला गांव निवासी हृदयनाथ चौबे और रविंद्रनाथ चौबे ने 2 एकड़ भूमि पर काला धान की खेती की है। दोनों किसानों ने काला धान की 2 प्रजाति चाक हाव और कलावंती की खेती की है। एक प्रजाति जिसका पौधा हरा और उसकी बालियां काली हैं, जबकि दूसरी प्रजाति के पौधे भी काले और उसकी बालियां भी काली हैं। हम लोग इस वर्ष काला धान की खेती की है दंगवार पंचायत में। एक है चखाऊ प्रभेद का और दूसरा है काला नमक किरण। इसको हम लोग आसाम से बीज लाए थे और यह बहुत ही सुगंधित धान है। ये इसका चावल है जो बासमती से भी ज्यादा सुगंधित है। यह स्वास्थ्य और सेहत दोनों के लिए काफी लाभदायक है। पलामू प्रमंडल के जो भी किसान भाई हैं वो काफी इनोवेटिव हैं। वो नई नई पद्धतियों को, नई नई वैरायटी का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। वहीं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के आस्था गांव में पहली बार अनानास की खेती की जा रही है। किसान खुर्शीद अनवर हादी ने 2 एकड़ की जमीन में अनानास की खेती की शुरुआत की है, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है और दूसरी जगह से किसान अनानास की खेती की प्रशिक्षण लेने यहाँ आ रहे हैं। गिरिडीह जिला में तो पहली बार इसका करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। चूँकि गिरिडीह जिला जो उद्यान कार्यालय है वहाँ पर एक इसका पौधा देने का पौधा वहाँ पे आया था, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे इसका पौधा उपलब्ध हो जाएगा। चूँकि पौधा इसका हम लोग ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था। उद्यान विभाग ने हम लोगों को पौधा उपलब्ध करवाया है। आपको बता दें कि अनानास की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है और गिरिडीह अनानास की खेती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ दोमट मिट्टी और काली मिट्टी दोनों ही पाई जाती है। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है और इसके लिए हर स्तर पर कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन ये संभव तभी होगा जब किसान कुछ अलग और मुनाफे वाली खेती करें, जैसा पलामू और गिरिडीह के किसानों ने कर दिखाया है। पलामू से संजय भारती के साथ गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात गोड्डा की। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड के डोई में धीरज तापी नामक किसान पानी फल की खेती कर स्वावलंबी बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये फसल अक्सर बिहार के मिथिलांचल में उपजाया जाता है, पर उन्होंने गोड्डा में भी ये करने का प्रयास किया। उनकी माने तो इस खेती से वो सालाना 50,000 रुपए कमा पाते हैं। इस वक्त हम मेहरमा के डोई में हैं और मेरे पीछे ये वो तालाब है जिसमें पानी फल की खेती होती है। पानी फल को कई इलाकों में सिंघाड़ा के नाम से भी जाना जाता है और गोड्डा की अगर हम बात करें तो गोड्डा में ये खेती नहीं होती है। अक्सर हम देखते हैं कि मिथिलांचल का जो क्षेत्र है वहाँ ये खेती होती है, लेकिन गोड्डा में भी इस खेती को जो सफल करने का एक प्रयास किया है यहाँ के किसान ने, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इसके अंदर जाकर वो किसान इसे तोड़ कर निकालते हैं। उनका कहना है कि करीबन 3 से 4 महीने एक फसल को पूर्ण रूप से पकने में लग जाता है और एक सीजन की अगर हम बात करें तो उसे बेचकर अगर मुनाफे की सिर्फ बात करें तो 50,000 रुपए तक के मुनाफे उन्हें हो जाते हैं। एक अकेला किसान है जो इस काम को कर रहा है। पूरे ज़िले में अगर हम बात करें तो अकेला ये कर रहा है, जैसा कि उन्होंने बताया है कि वो सिर्फ अकेले हैं जो इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। और यहाँ से, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि वो पिरपैती में पहले ऐसा काम किया करते थे, लेकिन गोड्डा के क्षेत्र में ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ये प्रयास किया कि गोड्डा को कुछ बेहतर दिया जाए, कुछ अलग दिया जाए। इस वजह से यहाँ वो खेती वो कर रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और कोडरमा से आपको एक बड़ी खबर बता दें। तेज रफ्तार कार ने खड़े ऑटो और ठेले वाले को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तिलैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत असनाबाद के पास हादसा हुआ है और कार ने सड़क किनारे आलू कट बेच रहे ठेले वाले को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद कुछ ही दूर पर ऑटो में भी टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में बैठे 4 लोग और ठेले वाले को गंभीर चोट आई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और रिम्स रेफर किया गया है।
कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। गुजरात में 1946 में शुरू हुई श्वेत क्रांति की गूंज 1964 में पूरे भारत में सुनाई देने वाली थी। 31 अक्टूबर 1964 देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के पशु आहार केंद्र का उद्घाटन किया। शास्त्री जी अमूल आंदोलन से खासे प्रभावित हुए। उन्होंने सहकारी दुग्ध क्रांति का यह मॉडल पूरे देश में शुरू करने का विचार किया। इस तरह अमूल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। जवाहर झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।